नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला घोटाले को लेकर रायपुर जेल में बंद पूर्व सीएम की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया और निलंबित महिला IAS अधिकारी रानू साहू से पूछताछ के लिए EOW की टीम को अनुमति मिल गई है। अब EOW की टीम 4, 5 और 7 अप्रैल को रायपुर जेल में जाकर उनसे पूछताछ करेगी। EOW ने मंगलवार को विशेष कोर्ट में आवेदन लगाया था। इस पर ED के वकील ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, तो विशेष न्यायाधीश ने पूछताछ की इजाजत दे दी। इससे पहले इसी मामले में EOW जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी, निलंबित IAS समीर बिश्नोई और नायर से पूछताछ कर चुकी है। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक EOW ने कोयले के अलावा महादेव सट्टा घोटाले के आरोपी असीम दास, भीम सिंह और सतीश चंद्राकर से भी पूछताछ की थी। इसके साथ ही शराब घोटाले केस में अरविंद सिंह समेत कुल 7 आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। रायपुर सेंट्रल जेल में शराब, कोयला, महादेव घोटाले के आरोपियों से पूछताछ जो है पहले चरण की ख़त्म हुई। उसके बाद ACB EOW की टीम उसके कुछ जो बाकी बचे जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ के लिए उन्होंने स्पेशल जज के यहाँ आवेदन लगाया था और उसमें आवेदन में उनको 3 दिन की पूछताछ की अनुमति मिल गई है। उसमें अगर बात करें तो 4, 5 और 7 मार्च को जेल में जो ACB EOW है वो बंद आरोपियों से पूछताछ वहाँ पे करेगी। उनमें अगर बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, IAS रानू साहू समेत जो महादेव ऐप घोटाले के जो आरोपी हैं चंद्रभूषण वर्मा जो पुलिसकर्मी हैं उनसे पूछताछ अभी बाकी थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन तीनों मामलों की जांच ED के बाद ACB EOW ने तेज़ कर दी है और उसमें अब जो है 4, 5 और 7 तारीख को ED की ACB EOW की टीम जो है जेल में बाकी बचे आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने कारोबारी अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। अरविंद सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने बहस की। उन्होंने कहा कि यह मामला ID रेट के आधार पर है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। उन्होंने ये दलील भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही स्टे दे दिया है और ED चालान पेश कर चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जेल में रखना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जस्टिस PP साहू की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अरविंद सिंह जो लिकर स्कैम्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया था उससे संदर्भित वो भी एक अभियुक्त था जो कि रायपुर सेंट्रल जेल में वर्तमान में निरुद्ध है। उसके द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, तो आज उसे जमानत का आदेश हुआ है। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर साथ ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विशेष न्यायाधीश के सामने आवेदन पेश किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांगड़ा जिले के धर्मशाला थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में हिमाचल पुलिस नीतीश दीवान से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए हिमाचल पुलिस की 3 सदस्यीय टीम रायपुर आई है। उनके मुताबिक हिमाचल में 100 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खोलकर महादेव ऐप से कमाए पैसों को विदेश भेजने के लिए सबूत मिले हैं। रायपुर में ED की जांच में भी ये बात सामने आई थी कि नीतीश दीवान ऐप के प्रमुख प्रमोटरों का बेहद करीबी था। उससे पूछताछ में महादेव ऐप से विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने की जानकारी भी मिली थी। छत्तीसगढ़ में BEd डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में BEd उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर DLEd उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा है। बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है।
ग्वालियर में बीजेपी पार्षद निगम अफसरों के रवैये से बेहद परेशान है। पार्षदों के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सीवर की सफाई पर निगम के जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद नाराज पार्षद खुद ही सीवर में उतर गए। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखिए, ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि हैं, जो निगम के रवैये से इतने परेशान हुए कि सफाई करने खुद ही सीवर में उतर पड़े। से माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहो तो सुनेंगे नहीं, ये स्थिति आने निगम की है। जी हाँ, ये बीजेपी के पार्षद देवेंद्र राठौर हैं, जो न केवल सीवर में उतरे बल्कि उसकी सफाई भी करते नजर आए। देवेंद्र राठौर का आरोप है कि वो नगर निगम के अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में सीवर की समस्या है। सीवर उफनने से आसपास के घरों में सीवर का पानी भर रहा है। बावजूद इसके जब किसी ने सुध नहीं ली और मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया और सीवर का चेंबर साफ करवाने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद वे सीवर के चेंबर में उतर गए और सफाई करने लगे। वार्ड 15 में मैंने ठेकेदार से माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहा, हमारे वार्ड में सीवर की समस्या है, लोगों घरों में पानी भर रहा है, लोगों की समस्या है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही करूं, इसलिए मुझे अपने हाथ से ही सीवर साफ करना पड़ रही है। वो उनसे मैं शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जनता ने यहाँ वोट दिया है, वो जनता की वोट की कीमत मुझे चुकानी है। दरअसल ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 15 में आने वाले महेंद्र नगर में कई दिनों से सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे और यहाँ पर घरों में भी पानी भर रहा था। कई बार शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी पार्षद को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, जिसका असर भी हुआ। अब निगम और पीएचई का अमला सफाई के लिए पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से महाकाल के दर्शन करने आई महिला से पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला सामने आया है। महिला से पैसे लेने के बाद भी दर्शन न हो पाने पर यह मामला महाकाल थाने पहुंच गया। भिलाई की महिला से मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने दर्शन कराने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए हैं। निजी सुरक्षा कंपनी क्रिस्टल के गार्डों ने महिला के से शयन आरती के दर्शन कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए लिए थे और इसके बाद भी महिला को दर्शन नहीं करवाया गया। महिला ने गार्ड को यूपीआई से 500 रुपए 2 बार डाले थे, यानी महिला ने 1000 रुपए गार्ड को ऑनलाइन पैसे दिए थे। दर्शन नहीं कराने पर महिला ने मंदिर समिति और महाकाल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इधर महाकाल थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने शिकायत की थी, जो भिलाई से श्रद्धालु आई थी, कि 2 लोगों ने उनसे करीबन 500-500 रुपये यूपीआई के माध्यम से लिए थे, परंतु शयन आरती के दर्शन नहीं कराए। क्योंकि ये मामला गंभीर है और मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसलिए तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया गया और दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन रेट में दी जा रही 30% की छूट खत्म हो चुकी है। सरकार ने इस फैसले ने प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को सदमे में डाल दिया है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों को डर है कि इस फैसले से रफ्तार में चल रहा रियल एस्टेट कारोबार घुटने पर आ जाएगा, जबकि प्रदेश की आम जनता भी दोहरी मार पड़ने से नाराज दिख रही है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर की मांग पर तत्कालीन सरकार ने प्रॉपर्टी की गाइडलाइन रेट में 30% छूट देने का फैसला किया था, ताकि गाइडलाइन रेट बाजार भाव के बराबर आए और लगभग ठप पड़ा सेक्टर दोबारा खड़ा हो सके। लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान न हो जाए, इसलिए दूसरी तरफ 0.8% के पंजीयन शुल्क को बढ़ाकर 4% तक भी कर दिया। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा हुआ और राज्य के खजाने में पैसे भी ज्यादा आए। अब साय सरकार ने गाइडलाइन रेट में दी जा रही 30% की छूट को खत्म कर दिया है, लेकिन भूपेश सरकार के समय बढ़ाई गई 4% तक की रजिस्ट्री फीस को कम नहीं किया। इसके चलते प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार पड़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को डर है कि नेगेटिव इम्पैक्ट फिर से इस सेक्टर को घुटनों पर न ला दे। स्टैम्प ड्यूटी को हम 100% करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फीस को हमको वापस से देखकर 0.8 या 1% तक के वापस लाना चाहिए, जिससे ये छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट मार्केट अपनी गति में रहे और बराबर चलता रहे।
सरकार के फैसले से आम आदमी पर कैसे दोहरी मार पड़ेगी, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए है। 30% छूट मिलने पर इसकी कीमत 70,000 होती। रजिस्ट्री कराते वक्त 6.25% की स्टाम्प ड्यूटी और 4% रजिस्ट्री शुल्क मिलाकर 7,175 रुपए देने पड़ते। लेकिन छूट खत्म होने के बाद नए सिस्टम में उसी 1 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 10,250 रुपए देने होंगे। यानी नए और पुराने सिस्टम में रजिस्ट्री फीस की बढ़ोतरी 42% के ऊपर जाती है। अब अगर कोई 60 लाख रुपए का मकान या फ्लैट खरीदता है तो उसे 3.4 लाख रुपए के रजिस्ट्री खर्च की जगह 6.15 लाख रुपए चुकाने होंगे। इससे सरकारी खजाने तो लबालब भरेंगे, लेकिन आम आदमी पिस जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल से लेकर आम आदमी भी पड़ने वाली दोहरी मार को समझ रहा है और सरकार से राहत देने की मांग कर रहा है। सरकार चाहे तो जो पहले 1% था, 1% बचकर 4% हो गया था, वो वापस 1% ला सकती है सरकार। तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो जनता को फायदा पहुंचाए कि ना पहुंचाए। भार पड़ेगा वो तो आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि वो 4% तो रसीद का ही कट रहा है, जो कि पहले 0.8% था लगभग। छूट ऐसे ही तो नहीं दी गई थी, लोगों को राहत मिले इसीलिए छूट दी गई थी, वो वापस दबाव बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने में पैसे तो भरपूर आएंगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सहम गया है। उसे डर है कि महंगाई के चलते आम लोग मकान या जमीन खरीदने सामने नहीं आएंगे और अच्छा खासा जो सेक्टर चल रहा था छत्तीसगढ़ में वो फिर से चरमराने लगेगा। देखना होगा सरकार इसका क्या रास्ता निकाल पाती है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। इधर लोकसभा का चुनावी बिगुल बजने के बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। सीएम ने कोठी कंपाउंड में स्थित नामांकन सभा स्थल से चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को याद करते हुए जमकर हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में तो एक छोटे से देश पाकिस्तान के सैनिक हमारे देश के सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे और फिर वहां फुटबॉल खेलते थे और कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बने देखती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम ने आगे कहा कि ये बदलता भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। राम मंदिर बनने में किसी ने बार बार अड़ंगे लगाए तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बना। सुरेश चतुर्वेदी जी, पवन तिवारी। कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी विकास करने के लिए। कांग्रेस ने गुलाम बनाया हुआ था क्षेत्र को। हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। देश की सरकार मुंह उठाए कुछ करती नहीं थी, देखती रहती थी। उनकी गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे। इस देश के अंदर बंबई, दिल्ली, जहां देखो वहां आतंकवादी घटना होती थी। महाकौशल से चुनावी अभियान का आगाज करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जीत का कॉन्फिडेंस दिखाया है। जबलपुर में पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आम चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है, बस कार्यकर्ताओं को जीत का अंतर बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी है। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से ये वादा लिया कि वो हर बूथ के हर घर तक जाएंगे और लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर उनके वोट भाजपा के पक्ष में डलवाएंगे। जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को शासकीय योजनाओं के हर हितग्राही से घर पर जाकर मिलने का मंत्र दिया और उनके वोट के जरिए भाजपा को और मजबूत बनाने की अपील की। नड्डा ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं को आम चुनाव में जीत नहीं बड़े अंतर से जीत का लक्ष्य देकर जा रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धक्का दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है। विकास की नई गंगा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। हर रोज नेताओं के वार पलटवार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आएंगे, लेकिन इस बार कुछ नहीं होने वाला है। पिछले बार के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने वाली है। वहीं भोपाल में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी मामले में भी पीसी शर्मा ने बीजेपी को घेरा है।
देखिए यहाँ तो सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है और एक सीट हमने वहाँ की छोड़ी है, उसमें भी मीरा यादव एक अच्छी प्रत्याशी आ गई है। पूरी की पूरी 29 सीटों में जो इंडिया गठबंधन है इसमें 307 लगना चाहिए हमारी मांग है। और वो पार्क से मंत्री जी का कब्जा हटे। तीसरा वो महिला के साथ जो अभद्रता हुई है उसमें 154 की धारा लगे और मंत्री जी का नाम नहीं आया पुत्र के नाम के साथ, वो नाम जोड़ा जाए कि मंत्री जी पटेल जी का पुत्र था। मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए। और सीएम विष्णुदेव साय ने बेमेतरा के परपोड़ी में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से विजय बघेल को वोट देने की अपील की। सीएम साय ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर रहे हैं, इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। वहीं प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि पिछली बार 3,92,000 वोटों से जीत हुई थी, इस बार उसको पार करते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। कार्यक्रम के दौरान साजा और बेमेतरा विधानसभा के 500 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। बेमेतरा जिला में ये संकल्प लिए कि हम और ज़्यादा वोटों से जीतकर जो रिकॉर्ड 19 में बनाए थे उससे बड़ा रिकॉर्ड बनाकर यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में यहाँ हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आपके माध्यम से साजा विधानसभा की जनता को, बेमेतरा जिला की जनता को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे करके मोदी जी के विजन को और मजबूती प्रदान करें। एमपी में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग उठी है। प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों की प्रमुख मांग में आने वाली पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन आवाज बुलंद कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर ने कहा कि सभी राजनीतिक दल ओपीएस को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करें, वहीं बीजेपी ओपीएस की मांग को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करे। इस बीच कर्मचारियों की मांग को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर ओपीएस को लेकर जमकर निशाना साधा। साथ ही कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि केंद्र में सरकार आने पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार हमेशा से ही कर्मचारियों की हितैषी रही है। राजनीतिक दलों को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की योजना को लेकर राजनेता और राजनीतिक दल क्या सोचते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो भी राज्य में सरकार नहीं है, लेकिन जो केंद्र से संबंधित जो कर्मचारी होंगे इन सब के प्रमोशन होंगे। समय समय पर कर्मचारियों के द्वारा अनेक मांग सामने आई, जो भी न्याय उचित निर्णय थे वो हमारी सरकार ने किए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें वन विभाग के भी करीब 23,000 कर्मचारी शामिल है। लेकिन चुनाव ड्यूटी से नाराज वन विभाग के कर्मचारी संगठनों ने आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने वन्य प्राणियों और वन संपदा की सुरक्षा को अहम मानते हुए वन कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से छूट दी है, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों के निर्वाचन अधिकारी वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा रहे हैं। उन्हें दूसरे चरण की ट्रेनिंग भी दिला दी गई है। हालांकि कर्मचारी संगठन और वन विभाग के एसीसीएस के लेटर के बाद अब चुनाव आयोग वन कर्मियों को ड्यूटी मुक्त करने की बात कर रहा है। धूप में वन्य प्राणियों की रक्षा करने की ड्यूटी होती है, वन क्षेत्रों की होती है, वन शिकारियों से हमला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ऐसे संबंधित विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाई जाए। वन्य प्राणियों की सुरक्षा है, वनों की रक्षा है। आग लग जाती है वनों की इस गर्मी तपती धूप में, उनसे बचाना है वनों को, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, इसमें जो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं और जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसका पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने इस हिसाब से मतपत्रों की छपाई का काम भी पूरा कर लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल को बताया कि पहले चरण के चुनाव में 1961 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जाएगी, जहां कुल
14,72,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। 80 साल से ऊपर और दिव्यांग कैटेगरी के कुल 255 मतदाता हैं, जिसमें घर से ही वोट डलवाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए अब 20 लोगों ने 31 नामांकन दाखिल किया है। सबसे ज्यादा महासमुंद से 14 नामांकन प्राप्त हुए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अंतिम मतदाता सूची 4 अप्रैल को फ्रीज की जाएगी। डिप्टी सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि अब तक आचार संहिता के दौरान 30 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा कैश, सोने चांदी और दूसरे फ्रीबीज के सामान जब्त हुए हैं। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन संपन्न होना है, उसके लिए कुल 17 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 11 है। इस चरण के लिए मतपत्रों, जिसमें डाक मतपत्र भी शामिल हैं और बैलेट यूनिट के मतपत्र भी शामिल हैं, इनके मुद्रण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रायगढ़ के उड़नदस्ते की टीम ने एक कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। टीम ने कैश के साथ कार को भी जब्त कर लिया है। दरअसल आचार संहिता के चलते उड़नदस्ते की टीम मेडिकल कॉलेज रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी उड़ीसा की ओर से आ रही एक ब्लैक इनोवा कार को टीम ने रुकाया और चेक करने पर कार के अंदर से 500 रुपए के नोट के 100 बंडल मिले। टीम ने जब कार चालक शत्रुघ्न प्रधान से रकम से संबंधित दस्तावेज मांगे तो कोई वैध कागजात नहीं दिख पाया, जिससे टीम ने रकम समेत कार को जब्त कर लिया और जब्त करके चक्रधर नगर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। कार्रवाई ले लिया है, आगे कार्रवाई उनके द्वारा किया जा रहा है। वाहन जो DC 5705 है उसे भी जब्त किया गया है और इसमें पुलिस द्वारा भी आवश्यक जांच की कार्रवाई किया जा रहा है। ग्वालियर में महिला ट्रेनी IPS अनु बेनीवाल की लोकेशन ट्रेस करवाने का मामला सामने आया है। ये किसी सरकारी विभाग ने नहीं बल्कि खनन माफिया ने किया है। दरअसल सोमवार देर रात बिजौली थाने के पास पकड़े गए युवक के मोबाइल से ये राज खुला। आरोपी की पहचान जौरा निवासी आमिर खान के रूप में हुई है, जो करीब 25 दिनों से IPS अधिकारी की लोकेशन खनन माफियाओं के WhatsApp ग्रुप में साझा कर रहा था। आरोपी के पास से स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। ट्रेनी IPS अनु बेनीवाल वर्तमान में बिजौली थाने की प्रभारी है और सोमवार रात रूटीन चेकिंग पर निकल रही थी। थाने से बाहर आते ही पेट्रोल पंप के पास उन्हें सफेद रंग की कार दिखी, जो पिछले कई दिनों से उन्होंने अपने आसपास देखा था। पुलिस आरोपी को थाने लेकर आई और जब उसका मोबाइल चेक किया गया तब इस मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि अनु बेनीवाल 1 महीने में 20 से ज्यादा डंपर पर कार्रवाई कर चुकी है। आरोपी से पूछताछ जारी है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो राउंड पे निकली थी और जो इलीगल माइनिंग के डंपरों के मूवमेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही, तो उसके आधार पे गाड़ी चेक की गई। उस गाड़ी में जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया उसका मोबाइल चेक किया गया, तो उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप उसने बना रखा था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो कई जो डंपर इलीगली मूवमेंट कर रहे थे उनको सूचित कर रहा था कि इनका मूवमेंट यहाँ हो रहा है, तो ट्रकों को, डंपरों को यहाँ से ना निकालें। उसको गिरफ्तार किया गया, गाड़ी जब्त की गई है। उसके मोबाइल की जाँच कर रहे हैं। मोबाइल की जाँच में और भी जो एविडेंस आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस का हवाला देकर ग्वालियर की रिटायर्ड शिक्षिका से 51 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी ने ग्वालियर के मुरार CP कॉलोनी निवासी रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर से मार्च में 51 लाख रुपए की ठगी की थी। ठगों ने मुंबई पुलिस में 24 FIR का डर दिखाकर महिला के खातों की जानकारी ली और महिला से पैसे मांगे। बुजुर्ग शिक्षिका ने FD तुड़वाकर ठगों के अकाउंट में 51 लाख रुपए डाले। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में जुटी है। महिला जो रिटायर्ड टीचर थी, अकेली यहाँ रहती थी, उनको एक तरीके से साइबर फ्रॉड का वो शिकार हुई। मुख्य अपराधी है कुणाल जायसवाल। कुणाल जायसवाल को अरेस्ट किया है। ये मूल रूप से भिलाई का रहने वाला है। IIT में कई सारी डिग्री इसने ली हुई है और आरोपी भी पुलिस रिमांड पे है। ये सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी और उसमें जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको भी हम सीज करने का प्रयास कर रहे हैं।
धार की भोजशाला में 12वें दिन का सर्वे पूरा हो गया है। एएसआई के अधिकारी और 34 मजदूरों की टीम ने सर्वे पूरा किया। इस बीच मंगलवार की तरह पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि मंगलवार को भोजशाला के पिछले हिस्से में सर्वे हुआ। टीम ने भोजशाला के अंदर गर्भगृह और अंदर सर्वे किया। वहीं टीम ने खंभों से आकृतियों को ड्रॉ किया और उनकी तस्वीरें भी बनाई। टीम ने मंगलवार को किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं की है। भोजशाला के अंदर भी मार्किंग की गई है। आपको बता दें कि एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया है। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित भोजशाला में हो रहे सर्वे को रद्द करने और रोकने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां कोई ऐसी फिजिकल खुदाई न की जाए जिससे धार्मिक ढांचे में बदलाव आए। कि मंगलवार था इसलिए गर्भगृह में कोई किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ, लेकिन बाहर की तरफ भी लेबलिंग कार्य तेजी से हुआ है और सर्वे चल रहा है। और अगली खबर इंदौर से है। जल संरक्षण के लिए वंदे जलम अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान में 50,000 वाटर हार्वेस्टिंग तैयार कर 200 ml पानी का पुनरुपयोग किया जाएगा। बारिश के पानी को सहेजने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सामाजिक संस्थाओं की मदद भी ली गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों से जल संचय पर जोर देने की बात कही है। जल बचाने का अभियान आज से हम वंदे जलम के रूप में शुरू कर रहे हैं, जिसमें शहर में अलग अलग जगहों पर 1000 से ज़्यादा वाटर शाफ्ट, 5000 से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग और पानी संचयन के अलग अलग अभियानों की शुरुआत करेंगे। इंदौर में वर्षा के पानी को सहेजने का काम करेंगे और इसमें लोगों की सहभागिता हो, इसलिए शहर के सभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स को शाम को बुलाया है। ग्वालियर के नए एयरपोर्ट पर पहली बार दिल्ली से ग्वालियर उड़ान पहुंची। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फ्लाइट में सवार होकर ग्वालियर पहुंचे। सिंधिया ने मीडिया कर्मियों से पहली फ्लाइट लैंड करने को लेकर कहा कि ये बहुत बड़ी सौगात है। पीएम मोदी ने 10 मार्च को इस एयर टर्मिनल का शुभारंभ किया था। ये टर्मिनल केवल हवाई अड्डे का टर्मिनल नहीं है, बल्कि ग्वालियर के प्रगति और विकास का है। साथ ही सिंधिया ने पीएम मोदी का आभार जताया है। हवाई अड्डा अपने आप में शहर का प्रवेश द्वार है, शहर का निवेश द्वार है और आज इस ग्वालियर टर्मिनल से जो यात्री भी आएंगे, ग्वालियर के इतिहास संस्कृति का पूर्ण अनुभव लेकर जब यहाँ से जाएंगे तो ग्वालियर की इतिहास को एक सूर्य की किरण के रूप में पूरे देश में फैलाएंगे। और इधर गर्मी की शुरुआत होते ही इंदौर में देसी फ्रिज यानी कि पानी के मटकों की मांग बढ़ गई है। इसी के साथ सुरई और गगरी खरीदने भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इंदौर के सभी प्रमुख चौक चौराहे पर मटकों की बड़ी बड़ी दुकानें सज रही हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कौन से मटके ग्राहकों को पहली पसंद बन रहे हैं, इसे बताएंगी IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में अब मटकों की मांग, गगरी की मांग और साथ ही में सुराई की जो मांग है वो भी तेजी पकड़ चुकी है। ऐसे में इंदौर में बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो हर चौराहे पर लग चुकी है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी डिमांड्स जो है वो यहाँ पर पूरी करने की कोशिश में यहाँ के दुकानदार जो है वो लगे हुए हैं। ग्राहकों से भी पूछेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आंटी, गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसे में मटके लेने लोग पहुँच रहे हैं, क्या डिमांड है मटकों को लेकर और कैसा मटका आप लोग पसंद कर रहे हैं? ऐसे छोटे मोटे मटके पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छी डिमांड तो अच्छी है। नए मटके जल्दी से टूट जाते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि कितना भी नई चीज़ें आ जाए, लेकिन जो पुराने मटके हैं, ट्रेडिशनल मटके हैं, उनकी डिमांड्स अभी भी मार्केट में बरकरार है और इसी के चलते लोग जो है वो उन्हीं को खरीदने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भैया, आपसे जानेंगे किस तरह के मटकों की डिमांड सबसे ज़्यादा है और कौन से मटके लेने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? सबसे ज़्यादा मटके आ रहे हैं मैडम गुजरात के मटके, गुजरात वाले। अच्छा, ऐसा उसमें क्या खास है? खास है उसमें है कि अभी 2 घंटे पानी भर के रखो, आप 2 घंटे बाद खाली करो, झकोरो और पीने के लिए भर दो हाथों हाथ, तो हाथों हाथ ठंडा हो जाता है। हाथों ठंडा हो जाता है। अंकल, गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसे में आप लोग भी मटके खरीदने पहुंचे, कैसा मटका लेने आए? ये मटका बस इसी टाइप से रांझन वगैरह जो है
नए मटके पसंद कर रहे हैं या पुराने? नए मटके। अच्छा, क्या कारण है नए मटकों? नए मटकों में पानी ठंडा रहता है। क्या बात है, बिल्कुल। तो नए मटके जो है वो लोगों की पसंद बनी हुई है। आर्टिफिशियल फ्रिज होते हैं जो लोगों की सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए इसकी मांग जो है वो हर साल इसी तरह से बढ़ती है, जिसके चलते एक बार फिर से अब ये मांग जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। कहा जाता है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा और दूरियों का बंधन नहीं होता। ऐसा ही एक माजरा मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के एक छोटे से गांव मगरिया से सामने आया है, जहां एक 80 साल के बुजुर्ग की इंस्टाग्राम रील देखकर उससे आधी उम्र की महिला को प्यार हो गया। प्यार का परवान कुछ ऐसा चढ़ा कि दुनिया, समाज और जिम्मेदारियों को छोड़कर दोनों विवाह बंधन में बन गए। 80 वर्ष के दूल्हे और 34 वर्ष की दुल्हन की ये शादी अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जिस उम्र में अमूमन इंसान दुनिया के मायाजाल से दूर होकर मोक्ष मार्ग में चलने की कोशिश करता है ताकि शांति से वो दुनिया से रुखसत हो सके, ऐसे उम्र के पड़ाव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने 34 साल की युवती के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। ये कहानी है आगरमालवा के एक छोटे से गांव मगरिया की, जहां पत्नी की मौत के बाद अपनी मौत की राह देख रहे बालूराम को नई जिंदगी मिली। दरअसल बालूराम गांव के ही एक युवक विष्णु गुर्जर के साथ मिलकर चाय की दुकान चलाता है और इंस्टाग्राम पर रील बनाता है। 600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में रहने वाली शीला इंगले को रील पर बालूराम का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उसने पहले तो दोस्ती की, फिर दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। इंस्टाग्राम पे हो गई जान पहचान, फिर हम बातें करने लगे। इंस्टाग्राम चलाती थी तो पहचान हो गई, तो फिर पहचान हुई तो हम शादी के बंधन बन गए। आधी उम्र है इसकी, हमारे 80 की बोली है, ज्यादा उम्र है तो दोस्ती में क्या उम्र लगती है। इनका मन हमारे ऊपर लग गया, मेरा मन इसके लग गया, तो वो भाई आराम रहेगा। एक का दूसरा साथी है। इनकी दीदी ने वहां से इन्होंने बात की कि मेरे भी कोई नहीं है कमाने वाला और इनके भी भोजन देने वाला कोई नहीं था। उसने राय तो हमने इनकी कोर्ट मैरिज वेरिज करवा के और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनको वरमाला डलवाकर शादी करवाई। इंस्टाग्राम की रील को भले ही आज पथ भटकाने का जरिया समझा जाता है, लेकिन इस जोड़े को तो अपनी मंजिल मिल गई। दुर्गेश शर्मा, IBC 24, आगरमालवा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिद और जुनून के लिए अनोखे काम कर जाते हैं। ऐसा ही अनोखा काम उत्तर प्रदेश के गौरव मालवी करने जा रहे हैं। गौरव मालवी पैदल यात्रा करते यूपी से मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं। गौरव मालवी सबसे ज्यादा पैदल चलने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम करना चाहते हैं। गौरव मालविया की ये पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश के कौसंबी से शुरू हुई है, जो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के बाद खत्म होगी। गौरव ने 2,74,000 किलोमीटर पैदल चलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक वो 44,700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। उनकी आगे की यात्रा अभी जारी है, जो कि साल 2029 में समाप्त होगी। अभी मैं 13 सितंबर 2021 से अपने जनपद कौशाम्बी से चलकर संपूर्ण भारत में 2,74,000 किलोमीटर चल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इसके बाद मैं 2029 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है मुझे, और मैंने अपनी यात्रा जो स्टार्ट किया है जंगल बचाओ अभियान के तहत मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे देश के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाया जाए, इसीलिए मैंने अपनी ये यात्रा निकाली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।